जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी हूं फंडामेंटल राइट्स के अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बट उससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर डील करेगा वो डील करेगा आर्टिकल 14 के साथ। दोस्तों आज हम फंडामेंटल राइट्स को रिलीजियसली एक्सप्लिसिटली स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारा फंडामेंटल राइट्स हम लोग एम्पावर होने वाले हैं। ये फंडा के साथ, ये बिलीफ के साथ कि फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू बिकम एम्पावर्ड, इस बिलीफ के साथ हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। और आप सभी हमारा साथ दीजिएगा। इस वीडियो के एंड तक हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ खुद को महसूस करेंगे कि वी आर गेटिंग एम्पावर्ड। So let's begin, my dear friends. Let's look. Article 14. When you read the text of Article 14, you will find that the state must ensure equality before the law and equal protection of law. Two terms are used, my dear friends. What are these two terms? They are what? We will mention it like that, okay? This is the first term, which deals with equality before the law. What? Equality before law. And the second term deals with equal protection of law. What दोस्तों? Equal protection of law. Now the question arises in your mind, what are these two terms? Why you have written them separately? In the constitution it's written as if and, joining the two ands. They have just written equality before the law and equal protection of law. But why I have written these two aspects differently? The question comes to your mind. I know that. Let's try to understand कि इन दो कॉन्सेप्ट्स को मैंने अकेला अकेला क्यों लिखा। देखिए दोस्तों, सबसे एक इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री समझ के रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड, हाइब्रिड एंड एनरिच्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ड्राफ्टर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इनपुट लिया, अच्छे अच्छे प्रोविजंस को लिया अलग अलग वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड दे कोलैबोरेटेड ऑल दोस एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम. So this is the intelligence of our forefathers who played a very crucial role in drafting the constitution. So these two concepts, let us try to understand what is the difference between the two concepts, okay? The equality before the law, this concept was taken from Britain. What दोस्तों? Britain. That is, British constitution has given this concept of equality before the law. Okay? And this concept, equal protection of law, this is an American concept. What? United States of American Constitution से हमने ये concept लिया था. अब आप कहिएगा सर ये डिफरेंस क्यों बता रहे हैं आप? बिकॉज मेनी टाइम्स द क्वेश्चन कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन रियल वर्ल्ड. Elucidate. This can be a direct question. And the second aspect is the prelims risk question can also be framed with respect to the two differences. Let's try to understand. Okay? चीजों को समझेंगे कोर्स से. हमने आपको बताया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, दिस इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट. अब आप कहिएगा ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो हमको सबका नाम नहीं याद रखना है, बट इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा. ही वॉज नोन एज डाइसी. क्यों? बिकॉज ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. व्हाट ही गेव द कॉन्सेप्ट? रूल ऑफ लॉ. इसका एसेंस मैं समझा दूं, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ. इस लॉ में उन्होंने मेंशन किया है, ये जो लॉ वर्ड है, दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज, इट इनडायरेक्टली मीन व्हाट? कि रूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक इंडिविजुअल, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे लेजिस्लेचर हो, वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो चाहे जुडिशियरी हो, या वो चाहे कोई भी इकोनॉमिकली रिच सेक्शंस हो, वो सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है. दैट इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज द किंग. Constitution is the supreme. What?
This is Constitution of India is the supreme. It means that the Constitution is dominating over every other aspect of the Indian Union. It is dominating over every other aspect of the nation India. और इससे ऊपर कुछ नहीं. मतलब जो भी चीजें रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे होंगी वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं होगा तो जुडिशियरी को पावर दिया गया है कि आप उस चीज को नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे. इसको डिस्कशन हमने पहले कर चुके थे. ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्यों दिया गया? रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. पर बात यह आती है कि इस वर्ड का क्या मतलब है दोस्तों. इस वर्ड का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों. इस वर्ड का मतलब यह है कि नो वन शैल बी ट्रीटेड अनइक्वल on the basis of status or position. ओके. और देखिए दोस्तों इस लॉ का स्टार्ट क्या हो रहा है? इट्स अ नो से स्टार्ट हो रहा है ना. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. क्या रेफर किया जाता है दोस्तों? इट इज रेफर्ड एज नेगेटिव कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कॉन्सेप्ट? इक्वालिटी बिफोर द लॉ बोलता है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए, किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर एक सिमिलर आउटकम होता है, मतलब किसी दो इंडिविजुअल ने अगर कुछ क्राइम किया या किसी दो इंडिविजुअल ने कोई एक ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट किया, नेगेटिव वर्क किया, तो ये दो इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक स्टेटस या सोशल स्टेटस के बेसिस पे सजा नहीं दी जाएगी. दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ. दैट इज वाई आवर लॉ गॉडेस इज टाइड विथ अ क्लोथ so that she does not see the status of the people but she understand that everyone is equal in the eyes of law, because when you close your eyes you cannot see their status, you cannot see how the person looks. That is the meaning. That is, no one shall be treated equally in the eyes of law, and that is why it is referred to as a negative concept. नेगेटिव का कोनोटेशन क्या है दोस्तों? कि नेगेटिव इसलिए बोला गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वर्ड इज नहीं होगा. ठीक है. दैट इज वाई इट इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. ओके. इसका मतलब एक आप प्रैक्टिकल आप बोलिएगा सर आपने ये कॉन्सेप्ट दिया, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल, suppose there is a very rich person who commits a crime, he does someone's murder, and there is a very poor person who also commits the crime, he also does a murder. So might be that कि वो rich person किसी government officer हो, एक बहुत important agency में काम करता हो, may be that economic terms के हिसाब से, class के हिसाब से, उनके status के हिसाब से he is very important for that organization. बट जब उन्होंने क्राइम किया सो ही विल बी ट्रीटेड इक्वल एज कंपेयर टू द एस्पेक्ट ऑफ लॉ. मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि इफ यू हैव डन समवन्स मर्डर, दो यू आर होल्डिंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, देन यू विल बी नॉट आंसरेबल टू कोर्ट ऑफ लॉ. वो इंसान ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, मैं मानता हूं मैंने गलती किया, बट मैं रॉ को संभाल रहा हूं, मैं किसी एजेंसी को संभाल रहा हूं. अगर मैं वहां उस पोजीशन से हट गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हो जाएगा. वो इंसान नहीं कह सकता है क्योंकि आपने क्राइम किया है, और क्राइम और लॉ के हिसाब से देखा जाए सो यू विल बी ट्रीटेड व्हाट, यू विल बी ट्रीटेड इक्वली. व्हाट? इक्वली. मतलब लॉ बोलता है कि आपके स्टेटस या पोजीशन के हिसाब से आप पे डिफरेंस नहीं किया जाएगा. जो सजा आपको मिलेगी, जो सजा किसी गरीब इंसान ने किसी का मर्डर किया उसको मिलेगी, और किसी आपके पोजीशन के हिसाब से भी आपको वही सजा दिया जाएगा जो उस सजा के इक्विवेलेंस होगा. मतलब आपने किसी को मर्डर किया तो मर्डर के हिसाब से जो सजा दी गई है, या तो डेथ पेनल्टी हो गई या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया, वो आपको भी मिलेगा. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस यू ऑल आर सेम. यही कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ.
अब आप हमसे कहिएगा, आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन, सर ओके, it's a very nice thing, so why this concept has been given? Guys, this concept is very important in any system, any democratic system. मैं आपको समझाता हूं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप इसके डिफरेंस को, इसके जब डेफिनेशन को आप देखिएगा ना, तो ये बोलता है कि some discrimination, what the some discrimination can be made on the basis of intelligible differentia। ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। बोलता है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, किस चीज को फुलफिल करने के लिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब आप कहिएगा ये क्या मतलब है सर, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी तो रहा ही नहीं, आप तो डिस्क्रिमिनेशन करने बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि दो लोगों का जो इंपैक्ट है, उसके फैमिली पे इंपैक्ट, अगर किसी इंसान को सजा मिलती है तो उसका इंपैक्ट केवल उस पर नहीं पड़ता, उसके पूरे फैमिलीज पे पड़ता है, उसके पूरे सोसाइटी पे पड़ता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमको इंटेलिजेंटली डिसाइड करना पड़ेगा कि उस इंसान का ओवरऑल स्टेटस क्या है सोसाइटी में, और उस पोजीशन के कारण उसके फैमिलीज पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाली। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ठीक है। सपोज एक रास्ता है, इस रास्ता में एक गाड़ी जा रही है, दिस इज अ वेरी ब्रांडेड कार, वेरी लग्जूरियस कार, सपोज BMW। देखिए मैं ब्रांड लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि इसका एक इंपैक्ट है। सपोज दिस इज अ BMW, ओके। नाउ इट इज फॉलोइंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। नाउ देयर आर टू कार्स, मे बी टू कार्स, और कंसिडर देयर मे बी टू व्हीकल्स which are following this. Suppose on a particular day there is one vehicle which is also a very branded car. Suppose this is an Audi. मान लीजिए ये मंडे का दिन है, ये कार इसको फॉलो कर रही थी और इस ड्राइवर की थोड़ी सी गलती हुई, जिसके कारण से दिस कार हैज हिट दिस कार। क्या किया, इस कार ने इसको इंपैक्ट कर दिया। अब पॉइंट इज दैट कि दिस पर्सन का स्टेटस चेक किया जाएगा, इसका इकोनॉमिक स्टेटस चेक किया जाएगा, इसका पोजीशन चेक किया जाएगा। और मान लीजिए इस कार का इतना ज्यादा डैमेज हुआ कि उसको मतलब कंपनसेशन के रूप में अगर देखा जाए तो मे बी ही माइट हैव, दिस कार सपोज इट्स ऑफ 80 लाख रुपी, सो कंपनसेशन के रूप में ही माइट हैव टू पे 10 to 15 lakhs। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो इकोनॉमिकली वेल ऑफ, this person's economic status is also capable that he has afforded a car which is Audi and he has hit the car which is a branded car. But on the second case, suppose the same car after repair, okay, इसने दिया, ये तो अमीर आदमी है, जाके जो भी दिक्कत हुई थी रिपेयर हो गया इसका। बट इस कार की नसीब इतनी खराब है कि अगले दिन ये वेडनेसडे को घूमने गए, फिर रास्ता में निकला और एक ऑटो रिक्शा वाला इस कार को हिट किया। नाउ लुक, ही इज ऑटो ड्राइवर दोस्तों, ही merely earns to just to serve his family, he is not economically well off. So अगर ये ऑटो रिक्शा भी इस कार को हैम्पर किया, बट इस कार का डैमेज जो है वो इक्विवेलेंट है 10 to 15 lakhs। बट हियर कम्स द इंटेलिजेंस कि क्या ये इंसान, ये ऑटो ड्राइवर इस कार का इस अमाउंट को पे करने में केपेबल है? ये आ जाती है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मतलब कुछ डिफरेंशिएशन करना होगा अगर लोग को एक नेचुरल जस्टिस देनी है। क्या देना है दोस्तों? जस्टिस देना है, जस्टिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि ये लॉ बोल रही थी कि आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हो, बट ये लॉ बोल रही है कि किसी भी इंसान में अगर डिफरेंस नहीं कीजिएगा, और इफ दिस person auto rickshaw driver will also be forced to pay, he cannot pay this large amount of money. Where will he get this money? So maybe according to his position he may have to pay suppose 20k,
This is the difference between the equality before the law and the equal protection of law. And our constitution said that we will be using these two clauses case to case basis, where we find that someone has done a crime which is very heinous, then irrespective of its economic position, he will be treated equality before the law. But if someone has done something which may be accidental, then he will be treated depending on his economic status, depending on his social status, and also depending on the impact which the decision is going to have on the family. I hope the two concepts of equality before the law and equal protection of law आपको क्लियर होगा। अब बात यह आती है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, इसे नेगेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि अगर ये चीज यहां पे लागू होता सो ये नेगेटिवली भी इंपैक्ट करता किसको? ऑटो ड्राइवर को। और नेगेटिव इसलिए इससे भी कहा गया बिकॉज यहां पे लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड, बट इस लॉ को पॉजिटिव दो कारण से कहा गया। पॉजिटिव इसलिए कहा गया, ये बोल रहा है कुछ डिफरेंस तुम कर सकते हैं, मतलब सम डिस्क्रिमिनेशन है तो पॉजिटिव है। एंड सेकेंड चीज है इसका इंपैक्ट जो है वो ऑटो रिक्शा पे पॉजिटिवली पड़ेगा। क्या पॉजिटिवली पड़ेगा? आई होप दिस टू कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू इन डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, अब जब हम ये दो कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस कर लिए हैं, आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि एक इंटेलिजेंस के बेसिस पे कुछ डिफरेंस करेंगे सो दैट जो लॉ का इंपैक्ट है वो लोगों को उसके स्टेटस के हिसाब से पड़े, ना कि उस पर इतना ज़्यादा भार पड़ जाए कि ही इज फोर्स टू कमिट सुसाइड और ही इज फोर्स टू पे एन अमाउंट विच ही कैनॉट पे इवन इफ ही सेल एवरीथिंग. So this is referred to as the intelligible differentia. I hope this concept is clear. Now you must be asking that sir whether this law is sacrosanct, क्या इसका जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सल है? तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि कोई भी फंडामेंटल राइट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जिस रेस्ट्रिक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है हम समझेंगे दोस्तों। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस। ओके, मतलब रेस्ट्रिक्शंस बोला जाए या इसको एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं कि इस लॉ का एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शंस है दोस्तों? एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस दिया गया है किनको? एक्सेप्शंस दिया गया है आर्टिकल 361 में। क्या बोलता है अभी आप समझ लीजिए। ये बोलता है कि जब प्रेसिडेंट या गवर्नर जब अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं, ही विल बी नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब क्या, आप क्या बोल रहे हैं कि जब एक प्रेसिडेंट, द रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट और द रेस्पेक्टेड गवर्नर ही इज डूइंग हिज पब्लिक ड्यूटीज, ही विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, ही विल बी नॉट ट्रीटेड फॉर नॉट आंसरेबल। आंसरेबिलिटी नहीं होंगे ये लोग किसको? कोर्ट को। इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया उस पर कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि आपने क्यों डिसीजन लिया। व्हाई? व्हाई? बिकॉज ही इज होल्डिंग अ इंस्ट्रूमेंटल पोजीशन, ही इज द प्रेसिडेंट। और ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल ड्यूटी करते समय ही हैज सर्टेन पावर्स एंड प्रिविलेजेस व्हिच ही विल यूटिलाइज एंड ही विल बी नॉट आंसरेबल फॉर द कोर्ट बिकॉज उनका पोजीशन क्या है? स्ट्रैटेजिक पोजीशन है दोस्तों। स्पेसिफिक ये दिया हुआ है आर्टिकल 361 में, जाके आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब भी प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिलीवर करते हैं, ही विल बी नॉट आंसरेबल टू कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई? Because he is holding a strategic position, and if for every decision making he is questioned, so it will lead to what? It will lead to delay in administrative efficiency because he is the top executive. I hope you can understand. The second aspect, क्या इसके और एक्सेप्शंस है? जी हाँ दोस्तों, इसके एक्सेप्शंस मिले हैं एमपीज और एमएलएज को। किसके रूप में? इट इज रेफर्ड एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि जब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, एमपीज और एमएलएस हैं, जब ये सेशन में रहते हैं, सत्र में रहते हैं, तो उन्हें कुछ अनइक्वल पावर्स दिए गए हैं एज कंपेयर टू अदर
citizens or residents of our country. Unequal powers मतलब क्या कि जब वो फ्लोर पे हैं so he has infinite freedom of speech and expression. वो कुछ भी बोल सकते हैं उस सत्र के समय, उस सेशन के समय कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो आर्टिकल 19 में जो होते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो कुछ ग्राउंड्स है कि सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, वो उन पे लागू नहीं होंगे। Why? Because he is a parliamentarian and he needs certain privileges in order to frame laws and also to question the laws which he feels is not reasonable. So आप देख सकते हैं कि ऐसे जो MPs और MLAs क्या, इट इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन, और इस पोजीशन में अगर कुछ फ्रीडम नहीं दीजिएगा तो फिर लोकल जो सिटीजन्स हैं और इनमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा। He needs certain immunities in order to deliver or perform his official duties, that is implementing or you can say making the laws, reviewing the laws. I hope this is clear. तीसरा जो इम्यूनिटी आ जाती है उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दोस्तों। व्हाट? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सॉरी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब है क्या कि अगर आपका बायलैटरल रिलेशन, सपोज यू हैव बायलैटरल रिलेशंस विद कंट्रीज लाइक यूके एंड सपोज द ब्यूरोक्रेट हु इज ऑफ यूके, ही इज इन द एम्बेसी, यूके एम्बेसी इन इंडिया, ही इज वर्किंग इन इंडिया, ही इज विद इन द इंडियन टेरिटरी, बट अगर उस इंसान ने, उस डिप्लोमेट ने, फॉरेन डिप्लोमेट ने इंडिया में कुछ क्राइम किया है, he cannot be questioned by the Indian court. He will be questioned by the court of law in his own country. This is referred to as the diplomatic immunity. So it is also violation of Article 14. Why? दिख रहा है ना, वायलेशन है। क्या है? इसके अगेंस्ट इक्वालिटी नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि he has immunity, he is immune. Why immunity? बोला जाता है कि जैसे इंडियन डिप्लोमेट्स भी जाके फॉरेन में पोस्टेड होंगे, तो अगर वहां जाके वो कोई भी चीज गलत करते हैं विच इज अनलीगल, कुछ भी काम करते हैं जो गलत है, तो वहां की कोर्ट उस पर ट्रायल नहीं कर सकती है। ठीक है, उसका ट्रायल होगा इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से, नॉट इन द ब्रिटिश कोर्ट ऑफ लॉ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू एज द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। आई होप द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट with the essence of Article 14 is well understood to you. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं कि why the constitution makers have used both the concept और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये चीज अगर क्लियर हुआ है, so I will feel that I have made you understand something. So I hope the essence is clear to you दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा सो दैट मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।